क्या क्या चीजें हैं वो अभी फिलहाल कॉपी जो है वो परिवार को नहीं मिली है। और उन्होंने कहा कि जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार वो मांग भी कर रहे ठीक थे, है, बहुत धन्यवाद अपील भी कर। आपका जानकारी की तारा। चलिए आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां केंद्रीय नेता नबीन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। धर्मदेव जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं नमन करता हूं आज हमारी महात्मा राम सुकंदा जाट जी को भी, माता जी को भी, अनंतपुना जी को भी, कि उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य आदरणीय सुधा यादव जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जुनेजा जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसदगण, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश का नेतृत्व वर्ग, हमारे माननीय विधायक और सांसदगण। आज का दिन निश्चित रूप से उन स्मृतियों को याद करने का दिन है, उन लोगों के जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने परिस्थितियों के निर्णय के कारण कईयों ने अपनों को खोया, कईयों ने इस विभाजन की विभीषिका में पलायन किया। मैं आज उन सभी परिवारों को, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सब को आज नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ उन परिवारों को भी जिन्होंने इस संघर्ष के बाद भी भारत में आकर संघर्ष करते हुए भारत की धरती को, भारत की मिट्टी को अपना नमन किया और आज भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिन परिवारों ने इस दर्द को झेला, जिन परिवारों ने इस विभीषिका को देखा, अगर उनकी स्मृतियों को थोड़ा भी स्मरण करते हैं तो मैं मानता हूं हम सब के जीवन का उतना कठिन पल शायद ही किसी के जीवन में आया होगा। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को, जो उस समय आजादी के पहले में हमारे लोग थे, उनको अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज इसलिए इस बातों की जिक्र कर रहा हूं मित्रों, जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी, उनको अपने परिवारजनों को खोना पड़ा। यह दर्द आज कहीं ना कहीं हम सबके मन में है। और जिन्होंने भी उस सत्ता के हस्तांतरण को कहीं ना कहीं ये सोचकर आगे बढ़ाया कि मुझे इस विभाजन में अवसर दिख रहा था, इस विभाजन में अपना भविष्य दिख रहा था, उन्होंने करोड़ों भारतीयों के भविष्य के साथ खेलते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित किया। जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में कलकत्ता की सड़कों में जो खूनी अध्याय हुआ, जिसने पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा में के आग में डालने का काम किया, लेकिन जो लोग, अभी चर्चा हमारे वक्ता लोग कह रहे थे और अभी हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो कैसे लोगों को एक विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा था। लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर केवल सुरक्षित जीवन के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने परिवारजनों को छोड़कर एक
जगह से दूसरे तरफ की ओर पलायन कर बैठे। जब वो पलायन कर रहे थे तो उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ रात गुजारेंगे, कहाँ वो रहेंगे, कौन सा उनको रोजगार मिलेगा। मैं जब आज इसकी चर्चा कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज जब लोग पूछते होंगे कि 1947 की बात आज क्यों की जा रही है, मैं आज अपने युवा साथियों को, यहां पर बैठे हुए सभी अपने महानुभावों को मैं प्रधानमंत्री जी की उस सोच के साथ जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम इस विभाजन विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उन्होंने उस काले अध्याय को इसलिए याद रखने के लिए कहा कि जो भी मुल्क अपने इतिहास को नहीं समझता, इतिहास को नहीं जानता या इतिहास पे गर्व नहीं करता है, उसका भविष्य भी सुनहरा नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ लोगों ने तो कभी उस अध्याय को खोलना ही नहीं चाहा, कुछ लोगों ने तो उस पर मिट्टी डालकर उसको दफन करने का प्रयास किया, क्योंकि वो दफन इसलिए कर रहे थे कि उनकी सच्चाई जनता के सामने या आज की पीढ़ी के सामने नहीं आ जाए। आज बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से आज हरियाणा की इस धरती से कहता हूं कि जिन नेहरू गांधी परिवार ने केवल और केवल सत्ता के लिए ही पूरी पार्टी का निर्माण किया था और सत्ता के लिए ही इस देश का बंटवारा किया था मित्रों, और मैं कह सकता हूं आज भी उनकी मानसिकता बदली नहीं है। कल देश को बांटने का काम किया था, आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी रीति और नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया मित्रों। मैं पूछता हूं कांग्रेस के साथियों से कि आखिर आपने उस विभाजन का जो दंश झेले परिवारों से, उनसे कभी सार्वजनिक रूप से आपने माफी मांगी? आपने कभी उसके दुख को समझा या उन विषयों की चर्चा कभी समाज के साथ की? कभी नहीं किया आपने, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपके चेहरे का नकाब उतर जाएगा। लोग दंश कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है, हमने आजादी के लिए संघर्ष किया है। मित्रों, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने तो फांसियां लगा ली देश के तिरंगे के लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सत्ता किसको मिलेगी, उन्होंने तो केवल बलिदान दिया था मित्रों। मैं इसीलिए कहता हूं, जब कांग्रेस का नाम आई से जुड़ता है तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये इंडियन कांग्रेस है। मैं हमेशा कहता हूं ये इंडियन कांग्रेस हो ही नहीं सकती। जो कांग्रेस आजादी के लिए लड़ी थी वो कांग्रेस कभी भी देश का बंटवारा की नींव रख ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं चंद लोगों ने देश के बंटवारे की नींव रखी और उस समय ही कांग्रेस हमेशा के लिए दफन हो गई मित्रों। मैं आज जब आपके बीच में ये चर्चा कर रहा हूं तो मुझे वो हत्याएं, वो आगजनी, वो बहन बेटियों पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए जो विवश हुआ था, कहीं ना कहीं उनके बातें या उनके स्मरण को अगर याद कर रहा हूं तो अपने आप में शरीर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मित्रों। महात्मा गांधी जी ने भी पदयात्रा की उस कलकत्ता की भूमि पर जहां पर सबसे बड़ा भीषण मानवता को संसार करने वाला सांप्रदायिक दंगा हुआ और कितने ही लोगों विस्थापित हुए, कितने ही लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी। 1947 में रावलपिंडी से पंजाब तक अनेक क्षेत्रों में हिंसा हुई और वो हिंसा महाविस्थापन की शुरुआत हुई जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन का आहुति दी मित्रों। लेकिन मित्रों, आज जब हम उन आंकड़ों की चर्चा करना चाहते हैं तो आज की पीढ़ी को यह जानना इसलिए जरूरी है कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को विस्थापन का दंश झेला, 30 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कितने ही मां बहनों ने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा गंवाई, कितनों ने
केवल अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जानों की आहुति दी। लेकिन लोग इन आंकड़ों का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं होने देना चाहते। लोग ये सोचते थे कि शायद हमें अमृत मिला है, हम कभी भी इस कड़वी सच्चाई को जनता के बीच में आने नहीं देंगे। और मुझे खुशी है कि आज की पीढ़ी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्मृति दिवस की बात कही तो आज की पीढ़ी को वो सभी सच्चाई कहीं ना कहीं बताने का, समझाने का और उनको अनुभव के साथ जोड़ने का मौका मिला है। मित्रों, मैं आज के दिन उस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी कैंप बने, उन रिफ्यूजी कैंप में सैकड़ों की संख्या में जब ट्रेनों से लोग आते थे और आकर अपना जीवन एक अंधकार में देख रहे थे, उस समय भी समाज के लोगों ने खड़ा हुआ। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय भी लोगों की सेवा की और कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे के लिए खड़े होने का भाव पैदा किया। जो लोगों ने इसको केवल सत्ता देखी, मैं उनसे पूछता हूं, आपने तो प्रतिबंध लगाने का काम किया था, आपने उस सेवा के भाव को कभी नहीं देखा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस समय किया था। मित्रों, मुझे आज गर्व होता है कि मैं भी उस विचार के साथ जुड़ा हुआ, परिवार का जुड़ा हुआ सदस्य हूं जिसने इस देश में उस त्रासदी के समय में भी सेवा के भाव से काम किया। मित्रों, लेकिन जहां एक और हम उन परिस्थितियों की इसलिए चर्चा कर रहे हैं, वो वाकया इसलिए समाज के सामने रख रहे हैं मित्रों, क्योंकि आज भी हमें जब अपने लिए नए भारत बनाने का समय है, जब हम एक विकसित भारत बनाने की सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इस देश में एक समय था जब कश्मीर को भी अलग कर रखने का प्रयास किया गया था। वो तो हमारा सौभाग्य है कि सरदार पटेल जैसे शख्सियत रहे जिन्होंने पूरे भारत के कई सियासतों को एक करने का काम किया, नहीं तो उस समय भी नेहरू जी के लिए वो सियासत भारत के अलग इलाके का ही भाग था, उसको भी किसी एक करने का काम किसी ने किया तो सरदार पटेल जी ने किया, जो कभी भी नेहरू के विचार से चलते तो कहीं ना कहीं ये रियासतें कभी भी भारत का अंग नहीं बनी होती। पर एक रियासत को नेहरू जी ने अपने लिए रखा था और कहीं ना कहीं उसका दंश आजादी के 70 साल तक हम झेलते रहे। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम जम्मू कश्मीर से 370 धारा की समाप्त कर चुके हैं, तो कश्मीर का वो भूभाग भी आज पूरा भारत के साथ जुड़ चुका है। ये हमें गर्व कराता है। लेकिन मैं आज आपके सामने इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमें देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इतिहास के समय में लगातार केवल अपने लिए सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार से उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने, खास करके नेहरू परिवार ने, केवल इस देश को बांटने का काम ही नहीं किया, इस देश के दिलों में एक रेखा खींचने का काम किया जो एक बड़ी दीवार बन जाए ताकि केवल सत्ता उनको मिलती रहे और देश के लोग एक सूत्र में बंधकर आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मित्रों, इस देश की अपनी अपनी संस्कृति है। इस देश का हर भाग में, हर राज्य में अलग अलग संस्कृति के और संस्कार के लोग रहते हैं, पर इस मिट्टी की सुगंध ऐसी है जो पूरे देश को एक साथ बांधे रखती है। और मैं मानता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने केवल विकास को अपना एजेंडा नहीं बनाया, हमने कहा कि हम अपने विरासत को भी संवारेंगे और विरासत के साथ विकास के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि आज विरासत को संजोने का काम भारत की सरकार और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मित्रों, लेकिन मैं पिछले दिनों संसद के सत्र में भी था मित्रों, और जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के नेताओं ने कर रहे थे,
और जो विपक्ष के अगुवाई कर रहे थे, मैं कहता हूं आजकल लोग जिन्होंने भारत को विभाजन की विभीषिका दी हो, जो विभाजन का दर्द दिया हो, वो आज भारत को जोड़ने की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वाले लोग को रेड कारपेट स्वागत करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वागत का द्वार खोलते हैं। ये कभी भी देश के एक साथ लेकर चलने की इनकी कभी इच्छा हो ही नहीं सकती। मैं आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों, संसद के सदन में पटल पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो आचरण, जो व्यवहार, जो अशिष्टता इनके व्यवहार में दिखती है, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये हताशा में है, निराशा में है। ये कहीं ना कहीं इस बात से जानते हैं कि भारत की जनता अब उनके विभाजन की नीति से दूर कहीं न कहीं विरासत के साथ एक साथ चलना चाहती है, और यही कारण है कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चलने को तैयार खड़ा है। मित्रों, हम मानते हैं कि हम इस देश की समस्याओं के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को भी अगर कोई व्यक्ति समझता है या कोई सरकार या कोई संस्था समझती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मित्रों, ये लोग तो केवल युवाओं को एक ऊर्जा का विषय नहीं, उसको दिशा देने का काम कभी नहीं किया, उस ऊर्जा को केवल सत्ता के लिए यूज करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी जो अपना भविष्य खुद लिख रहा है, जो खुद रोजगार केवल लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रहा है, मैं उस युवा पीढ़ी को नमन करता हूं। मित्रों, 2047 का विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं इन युवा पीढ़ी को एक सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाना है। मित्रों, इसलिए हम अपने युवा साथियों से भी कहेंगे कि जहां एक और मैं आपको उस अनुभव को करा रहा हूं जो विभाजन की विभीषिका का विषय है, वहीं भारत के सुनहरे भविष्य के लिए चलने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं। मित्रों, क्योंकि आज जिस प्रकार के आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता। किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती है। आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ये नए नेतृत्व का पहचान है। मित्रों, आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो, इसकी चिंता हो रही है। आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है, और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है। मित्रों, मैं आज इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा, जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का नहीं, भारतीय संस्कार का नहीं, वो क्या भारत को समझेगा जो कहता है कि हम 3000 पुराने भारत के इतिहास को समझते हैं। अरे भारत तो सम्मान का प्रतीक रहा है, भारत गुरुओं की परंपराओं का प्रतीक रहा है, भारत तो वो परंपराओं से रहता है जिसमें अपने वरिष्ठों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां माता बहनों को हम प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ देखते हैं, पूजा के रूप में देखते हैं, आप उसका भी मजाक उड़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कृति इटालियन संस्कृति है मित्रों, ये भारतीय संस्कृति हो ही नहीं सकती। मित्रों, मैं इसलिए इस बात को आज कह रहा हूं मित्रों कि आने वाला समय जिस अनुभव के साथ, जिस विषय की चर्चा के साथ हम यहां जुटे हैं, हमें अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना है, लेकिन अपनी विरासत को भी उसी प्रकार से संजोना है। मित्रों, आज पूरे देश में हमारा युवा स्टार्टअप के लिए जाना जा रहा है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जा रहा है।
कल जिस जम्मू कश्मीर के युवाओं की चर्चा स्टोन पेटर्स के रूप में होती थी, आज के जम्मू कश्मीर के युवा की चर्चा रणजी विजेता के रूप में होती है। ये आज की युवा पीढ़ी का है मित्रों। क्या समझेंगे ये लोग जो कहते हैं जेन जी और जेन अल्फा? मैं मानता हूं इसको युवा देखो। एक वो पीढ़ी है जो आज खेलो इंडिया में भारत के लिए पदक लेके आ रहा है। ये यो युवा पीढ़ी है मित्रों। आज का जेन जी भारत के लिए जीना चाहता है, भारत के लिए मरना चाहता है, आपके राजनीतिक एजेंडों पे नहीं चलने वाला है मित्रों। इसलिए मैं अपने इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आज इस बड़े स्वरूप में इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को न केवल याद किया है, उनके अनुभवों को आपने साझा किया है। और मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को जरूर इस भविष्य के बारे में, इस इतिहास के बारे में बताइए। जब तक आप उनको इतिहास का सही ज्ञान नहीं देंगे, वो अपना भविष्य सुनहरा नहीं बना पाएगा मित्रों। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने नई पीढ़ी को उन सभी अनुभवों को दें जिसके माध्यम से वो अपना अच्छा भविष्य बना पाए, अपने देश का भविष्य बना पाए, अपने राज्य का भविष्य बना पाए। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और हरियाणा में हमारी सरकार, बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग मनोहर लाल जी के समय से होता रहा। ये वो राज्य है जहां पर पहले पर्ची देकर नौकरी मिलती थी, लोग पर्ची देकर नौकरी दिलाते थे, लेकिन हरियाणा वो प्रदेश है जो बिना पर्ची के नौकरी देने वाला प्रदेश है, जो युवाओं का सम्मान करने वाला प्रदेश है मित्रों। हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियों की अनुपात की चर्चा होती थी, आज वो अनुपात भी बदल गया और हमारी बेटियां खेलो इंडिया से लेकर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में हमारे लिए पदक लेके आती है। हरियाणा को किसने बदला है, ये हरियाणा की जनता देख रही है। और जिसने इस यहाँ के बेटों को, यहाँ की बेटियों को किस प्रकार से जीवन दिया था और आज कैसा जीवन है, ये बदलाव देख रहा है मित्रों। इसलिए मैं हरियाणा की सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनके कार्यक्रम में मौसम के कारण नहीं उपस्थित हुए, लेकिन मैं उनको और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने युवा पीढ़ी को, आपने बहन बेटियों को जो सम्मान दिलाया है और जो हरियाणा को विकास के रास्ते पे आप आगे लेकर चल रहे हैं। और आज जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, आपने विरासत को संजोने का भी काम किया है और भविष्य को सुधारने का भी काम किया है। मैं आप सबको